हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विथ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, ये अपना बिजनेस फाइनेंस का क्या बोलते हैं 10वां पार्ट है। इसके पहले बिजनेस फाइनेंस के 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो पार्ट है ये पार्ट केवल आपके BHU M.Com एंट्रेंस के इंपॉर्टेंट है, B.Com एंट्रेंस के इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, हम लोग आने वाले ऑल इंडिया B.Com और M.Com एंट्रेंस की तैयारी करवाएं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। बट इस टाइम पे अपना पूरा फोकस बनारस यूनिवर्सिटी के B.Com और M.Com एंट्रेंस के ऊपर फोकस्ड है। और हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिनसे आपके एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है दोस्तों आप लोग हम लोग की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कॉमर्स नेशन की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर सीधे गूगल प्ले स्टोर पे कॉमर्स नेशन सर्च कर सकते हैं आप लोग दोस्तों उस ऐप के अंदर आप लोग को बहुत सारे PDF नोट्स, इसका भी PDF नोट्स वहाँ पे, MCQ क्वेश्चंस एंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। एंड वहाँ पे आप लोग डेमो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं B.Com की और M.Com की। बहुत जल्दी अपनी प्रीमियम टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों अपना टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस का कैपिटल स्ट्रक्चर। अब दोस्तों ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, चलिए पहले हम लोग समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसको आगे समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, एक कंपनी के पास पैसा है, मान लीजिए कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, एक CI है। ठीक है, तो एक CI में कितना उसके पास इक्विटी का पैसा है, कितना उसके पास डिबेंचर का पैसा है। अदर फॉर्म्स भी होते हैं, बट हम लोग का 2 एजम्पशंस होता है कि 1 करोड़ में उसका कितना इक्विटी का, कितना उसने इक्विटी शेयर इशू करके उठाया है, कितना उसने डिबेंचर इशू करके उठाया है। तो दोस्तों एक कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना उसका इक्विटी है, कितना उसका डिबेंचर है, इन दोनों के रेशियो को ही बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कि एक कंपनी के पास जो पैसा है उसमें कितना इक्विटी है, कितना डिबेंचर का पैसा है, उसके रेशियो को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दी कंपनी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रीडिंग कर देते हैं जिससे थोड़ा सा आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो हैविंग बीन डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन एनी ट्रेडिंग कंसर्न, भैया आपको पता होना चाहिए कितना पैसा होना चाहिए बिजनेस के अंदर। इट इज़ नेसेसरी टू डिज़ाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो भैया उसका एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर ज़्यादा इक्विटी हो जाए तो भी दिक्कत है, ज़्यादा डिबेंचर हो जाए तो भी दिक्कत है। तो कितना इक्विटी कितना डिबेंचर, तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए कि एक ऑप्टिमम, कि ज़्यादा इक्विटी ना हो जाए या कम डिबेंचर ना हो जाए, तो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी कंपनी है तो आप लोग अपने कंपनी के अंदर कैपिटल के फॉर्म में इक्विटी से पैसा उठाना चाहेंगे कि डिबेंचर से उठाना चाहेंगे। अगर इक्विटी से तो कितना इक्विटी, एंड डिबेंचर से तो कितना डिबेंचर, क्या क्या चीज़ों को आप लोग कंसीडर करेंगे, एंड कैसे आपको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पता चलेगा कि जो आपके नीड के हिसाब से बेस्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इन वेरियस कंसर्न। अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग डिसाइड करते हैं कैपिटल मिक्स, कि हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स। दोस्तों यहाँ पे इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर लिखा हुआ है, बट 2 एजम्पशन लेके चलना आपने को कि कैपिटल के अंदर कितना डिबेंचर है और कितना इक्विटी है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में एक कंपनी के कैपिटल में कितना डिबेंचर है, कितना इक्विटी है, इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर बॉन्ड का मतलब भी डिबेंचर होता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट्स क्या बोलते हैं डिबेंचर को इशू करते हैं तो उसको बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है अब आते हैं आगे। ये सब डेफिनेशन आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, बट कोई काम का नहीं है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है। इक्विटी शेयर को ऐड कर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर को ऐड कर दीजिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट अगर आपने उधार के रखा उसको ऐड कर दीजिए, डिबेंचर्स को ऐड कर दीजिए, रेशियो ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों बस ये डिनोट करता है कि एक कंपनी के पास जो पैसा है उस पैसे में कितना इक्विटी है, कितना डिबेंचर है, कितना लॉन्ग टर्म डेब्ट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दी कंपनी। ठीक है दोस्तों, आपको इससे मतलब नहीं है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से, जो नहीं पढ़ना वो मैं काटता चलूँगा, जो आपके M.Com एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट है बस उसको पढ़ना अपने को। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये देखिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड कैपिटल स्ट्रक्चर के बराबर होता है, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, दोस्तों ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड प्लस करंट लायबिलिटीज में लायबिलिटी भी इंक्लूड हो गई है, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस करंट लायबिलिटी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, पूछता नहीं है बट थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फाइनेंस आपके थोड़ा सा नया है एंड इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको आइडिया नहीं है।
क्योंकि KY-MCOM में 2 साल से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया गया है। एंड दोस्तों यकीन मानिए नेट JRF के अंदर बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता है इन सब चैप्टर से, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आप दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हम लोग के कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अफेक्ट से मतलब होता है कि डिटरमाइनिंग भी समझ सकते हैं। दोस्तों जब भी आप अफेक्ट समझेंगे तो इसको डिटरमाइनिंग में समझिए। मतलब जब एक बिजनेसमैन को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके बिजनेस में जो पैसा है कितना उसमें डिबेंचर होगा, कितना इक्विटी होगा, कितने अदर कैपिटल्स होंगे, तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे एंड कौन कौन से फैक्टर उसको डिटरमाइन करने में मदद करेंगे कि भैया कितना डिबेंचर रखें, कितना इक्विटी रखें। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस का नेचर, उसका बिजनेस किस टाइप का है। अगर भैया उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग होगा, सामान बनाने वाला होगा, तो उसको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगा एंड कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। अगर उसका बिजनेस क्या बोलते हैं ट्रेडिंग का सामान के बेचता है, तो उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा और फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगा। तो जो ट्रेडिंग कंसर्न है वो ज़्यादा पैसा उठाने के क्या करेगी, डेब्ट का इस्तेमाल करेगी, डिबेंचर का इस्तेमाल करेगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी बिजनेस के कैपिटल, आपको पॉइंट्स को याद रखना है, आपको पॉइंट्स को याद रखना है। एंड ये भी याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होता है एंड वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है, एंड इसका वाइस वर्सा। अब आते हैं साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस का साइज क्या बोलते हैं डिटरमाइन करता है कि आपको कितना कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहिए एंड आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट भी करता है। ठीक है, द कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस आपका लार्ज हो सकता है, इस मीडियम हो सकता है और स्मॉल हो सकता है। द स्मॉल बिजनेस हैज लेस फेम, इसका जो नाम होता है बहुत कम होता है। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर प्रोक्योर डेब्ट, तो ये उधार डिबेंचर कम उठा पाता है, डेब्ट। सो शेयर कैपिटल इज द न्यूमरस इन इज टोटल कैपिटल, तो भैया शेयर कैपिटल से ये काम चला पाता है। द लार्ज बिजनेस नीड कैपिटल इन लार्ज क्वांटिटी, भैया बड़े बिजनेस को पैसा चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। सो ऑल सोर्सेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड, तो भैया ये सारे सोर्सेस को इंक्लूड करता है, चाहे डिबेंचर हो चाहे इक्विटी। द मीडियम साइज बिजनेस यूज शेयर एंड डिबेंचर बोथ इन देयर कैपिटल, भैया दोनों को करता है, शेयर को भी डिबेंचर को। इतना डीप में नहीं याद रखना, बस आपको याद क्या रखना है भैया, नेचर ऑफ द बिजनेस ये होता है पॉइंट, दूसरा साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं भैया आपकी अर्निंग, भैया कितना आप कमाते हैं उसके हिसाब से भी आप ये डिटरमाइन करते हैं कि कितना डिबेंचर रखेंगे और कितना इक्विटी रखेंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप पैसा कम कमा रहे हैं तो डिबेंचर कम से कम उठाएंगे, क्योंकि कम कमाएंगे तो आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी तो चुकाना है। ज़्यादा कमाएंगे तो ही तो डिबेंचर का इंटरेस्ट चुका पाएंगे। तो जस्ट लाइक दैट कंपनी की अर्निंग भी डिसाइड करती है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसको आप लोग रीडिंग मार सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल, अब भैया अपने बिजनेस के ऊपर आप कंट्रोल चाहते हैं तो भैया शेयर कम से कम इशू करेंगे और डिबेंचर ज़्यादा से ज़्यादा इशू करेंगे, क्योंकि शेयर अगर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर ज़्यादा हो जाएंगे और आपका बिजनेस के ऊपर से कंट्रोल कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एसेट्स, आपके एसेट्स का स्ट्रक्चर कैसा है। इसका मतलब द एसेट स्ट्रक्चर ऑफ द कंसर्न दैट इज रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट, कितना फिक्स्ड एसेट्स है कितना करंट एसेट्स है। ऑल्सो अफेक्ट द कैपिटल, ये भी आपके बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। द पब्लिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैव ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, उनके पास फिक्स्ड एसेट ज़्यादा होता है। एंड सो द रेशियो ऑफ लॉन्ग टाइम डेब्ट एंड डिवेंचर इज ग्रेटर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, भैया डिवेंचर भी लोग ज़्यादा रखते हैं। तो आपके बिजनेस में कितना आपको कैपिटल, कितना एसेट्स है, कितनी फिक्स्ड एसेट्स है, कितनी वर्किंग कैपिटल एसेट्स है, ये भी डिसाइड करती है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आपको फिक्स्ड एसेट ज़्यादा चाहिए भैया तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए तो आपको भैया डिवेंचर का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है और इक्विटी का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिवेंचर से उठा के आप सामान खरीदो या फिर इक्विटी से उठा के खरीदो। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब मान लीजिए कि ये है प्रेफरेंस से है, ये है इक्विटी से है और ये है डिवेंचर। भैया सबसे आप 1 लाख उठाए हैं, सबसे आप 1 लाख उठाए हैं। अगर आप प्रेफरेंस से उठाए हैं तो आपको 8% का रिटर्न चुकाना पड़ा, मतलब 8,000 साल का। इसमें आपको उठाना पड़ा 9%, इसमें उठाना पड़ा 10%, मतलब कि आपको 1 लाख उठाएंगे अगर आप प्रेफरेंस से तो आपको 8% का रिटर्न चुकाना पड़ेगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को 9% देना पड़ेगा एंड डिवेंचर होल्डर्स को 10% का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ये जो आपका इंटरेस्ट ना इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो भैया जितना ये ज़्यादा होगा उसके या और ये कम होगा उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा आपको कैपिटल की, अपने पूंजी की कॉस्ट चुकानी पड़ रही है तो आप वो थोड़ी ना इंक्लूड करेंगे, कम से कम चाहेंगे कि इंक्लूड हो। ठीक है, एंड दोस्तों आता है रिस्क। अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस के ऊपर रिस्क बहुत कम हो तो भैया रिस्क क्या होता है, देखिए इट इज इफ रिस्क इन द बिजनेस इट इज हाई देन इक्विटी कैपिटल इज प्रेफर्ड, तो भैया टू प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, बट इफ द रिस्क इज शेयर द इक्विटी ऑफ शेयर शुड बी केप्ट लोअर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, इसको समझिए थोड़ा सा। इफ
रिस्की इन एनी बिजनेस, ठीक है, इफ रिस्क इन एनी बिजनेस इन हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है, देन इक्विटी कैपिटल इज प्रीफर्ड, तब आप इक्विटी चाहे बिजनेस करने क्या चाहेंगे कि इक्विटी हो जाए, टू प्रीफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर भी चाहेंगे। बट इफ रिस्क शेयर, अगर रिस्क कम होगा तो देन इशू ऑफ इक्विटी शेयर शुड बी केप्ट हुआ, तो आप इक्विटी शेयर कम से कम रखना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दोस्तों ये क्या है, ये इस बात को हम लोग देखे थे यहाँ पे, जनरली द प्रमोटर, डायरेक्टर एंड मैनेजर resort to trading on equity in order to reap more profit. Under this policy, they collect very less capital by the issue of equity share and remaining capital is collected by long term debt. ठीक है दोस्तों, तो कहने मतलब है पहले इसको मैं पढ़ देता हूँ पूरा, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। द इनकम जनरेटेड और अर्नड ऑन टोटल कैपिटल इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट पेपर ऑन द लॉन्ग टर्म डेब्ट, सो इट इज ईजियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड एट हायर रेट। द कंपनी फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हैविंग ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कहने का मतलब है कि जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, देखिए आपको एक एक लाइन आपको समझाएगा ये, ठीक है। जनरली जो प्रमोटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, ये सॉ टू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, वो लोग इक्विटी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू रीप, जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। नॉर्मल सी बात है, इक्विटी में हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अंडर दिस पॉलिसी दे कलेक्ट वेरी लेस कैपिटल बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो भैया वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट वेरी लेस कैपिटल, कैपिटल कम उठाते हैं इशूज इक्विटी इशू करके, एंड रिमेनिंग कैपिटल इज कलेक्टेड बाय, वो डिवेंचर से ज़्यादा पैसा उठाते हैं क्योंकि उनको पैसा उठा के इन्वेस्ट करना होता है। द इनकम जनरेटेड और अर्नड ऑन टोटल कैपिटल इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट पेपर ऑन द लॉन्ग टर्म डेब्ट, भाई जितना वो कमाएंगे वो इंटरेस्ट जितना चुकाए उनसे ज़्यादा ही कमाएंगे। सो इट इज़ ईजियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड एट हायर रेट, तो भैया ज़्यादा डिविडेंड बांट पाएंगे ना लोगों को, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा डिविडेंड बटेगा। द कंपनी फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कंपनी इसी पॉलिसी के ऊपर काम करती है और सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवेंचर इशू करे, जिससे भैया डिवेंचर इशू करेगी तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों ये भी याद रखिए, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये क्या होता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो मीन्स रेशियो बिटवीन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एंड अदर सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कि आपके पास इक्विटी शेयर कितना है एंड अदर सोर्सेज कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। इफ येस क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड, अगर आप कम से कम इशू करेंगे देन कैपिटल गियरिंग रेशियो वे भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर कम इशू करेंगे तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होगा आपका, कम होगा, एंड वाइस वर्सा, जैसे इसका उल्टा। इस बात को याद रखिए भाई, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में ना आए बट इस जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिए, ठीक है। द प्रमोटर ऑफ द कंसर्न, अब प्रमोटर कौन होता है भैया, पता ही होगा आपको, हम लोग ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस किया था, वो बंदा जो कंपनी को स्टार्ट करता है। ऑफ द कंसर्न जर्नी अवॉइड यो कैपिटल गेइंग रेशियो, वो चाहता है कि भैया कम से यो कैपिटल अवॉइड करता है कि ऐसा ना हो, एंड डिजाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर टू स्ट्राइक हैप्पी बैलेंस बिटवीन दी वेरियस सोर्सेस, वो ऐसे डिजाइन करता है कि कैपिटल गेइंग रेशियो कम से कम नहीं होना चाहिए एंड ऐसा कि वो सबको बेनिफिट पहुंचाए, ठीक है। दोस्तों इंटरनल फैक्टर्स से आप आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, भैया कैपिटल मार्केट कंडीशन खराब होगी तो आप शेयर नहीं उठा पाएंगे बट डिवेंचर उठा पाएंगे। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, भैया अगर इन्वेस्टर जो होगा वो रिस्क लेने वाला होगा तो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, एंड दोस्तों अगर रिस्क लेना नहीं होगा तो डिवेंचर में इन्वेस्ट करेगा, तो उसके हिसाब से भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इशू, भैया आपको जो मान लीजिए आपको इक्विटी इशू करने पे खर्चा आ जाए, आपको 1 करोड़ चाहिए और 1 करोड़ इशू करने पे आपका 10 लाख खर्चा हो जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ मार्केट उठाने के 10 लाख आपको खर्च करना पड़ जाया है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इशू, दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और अगर 1 करोड़ का आप डिवेंचर उठाए हैं तो उसमें आपको 5 लाख खर्च हुआ है, तो भैया इसमें आपका इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इशू, यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इशू है, ठीक, मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो जिसका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कम होगा उसी को आप उठाएंगे। फिर गवर्नमेंट जॉब, भैया गवर्नमेंट के भी कुछ नियम्स होते हैं कि भैया इतना उठाओ, कभी कभी गवर्नमेंट नियम फिक्स कर देती है कि डिवेंचर इतना उठा सकते हैं, इक्विटी इतना उठा सकते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। टैक्सेशन, भैया यहाँ पे टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, डिवेंचर के ऊपर टैक्स नहीं लगता, इक्विटी के ऊपर टैक्स लगता है दोस्तों, ठीक है। तो टैक्स भी आपको डिसाइड करता है कि कितना आप कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ज़्यादा इक्विटी रखेंगे कि ज़्यादा डिवेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना सीखी। अब आते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, भैया एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स को देखिए भाई कि सिंपल हो, ज़्यादा कठिन ना हो, देख के सब कन्फ्यूजन ना हो जाए, फ्लेक्सिबल हो, जब चाहे तब उसको चेंज कर सकें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मिनिमम कॉस्ट ऑफ इशू, कम से कम आपको कॉस्ट आई हो उसको इशू करने में, कम से कम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ उसके ऊपर। फिर लिक्विडिटी, दोस्तों द लिक्विडिटी शुड बी प्रेजेंट इन द ऑप्टिमम कैपिटल, आपका हमेशा लिक्विड पोजीशन में है, हमेशा पैसे चुकाने की पोजीशन में यह है दोस्तों, हमेशा आपके पास बिल रिसीवर डेटा सब बनाया है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो,
रिस्क क्या हो, कम से कम हो बिजनेस के ऊपर। इंसिडेंटल टू ईगर रिक्वायरमेंट, भैया ईगर रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए, सेबी के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करते हुए उठाइए। बिजनेस के ऊपर आपका मैक्सिमम कंट्रोल बना जाए, ऐसा ना हो कि इक्विटी उठा दिया पूरा कंपनी आपके हाथ से चली गई। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, ये टॉपिक खत्म हो गया अपना। अब आता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आपको चेंजेस करना है तो भैया कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस भी किए जाते हैं। तो नीड ऑफ चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कभी कभी नीड जरूरत पड़ जाती है, तो वो क्यों पड़ती है ये देखिए। नीड ऑफ चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, भैया लीगल रिक्वायरमेंट, कभी कभी कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट होती है, भैया आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सम टाइम कॉर्पोरेशन हैव टू चेंज ए कैपिटल स्ट्रक्चर टू फुलफिल लीगल, कानूनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। दोस्तों केवल पॉइंट्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ शेयर होल्डर, भैया शेयर होल्डर की साइकोलॉजी होती है, भैया कंपनी ज़्यादा डिवेंचर उठा रही है या फिर ज़्यादा इक्विटी इशू कर रही है, तो कुछ साइकोलॉजी भी होती है शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर की सोच, उसके कारण भी कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड चेंज करना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, उसका सिंप्लीफिकेशन, चीज़ें जब बहुत मुश्किल हो जाती है तो उसको आसान करने के लिए भी कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने बहुत डिवेंचर, बहुत इक्विटी उठाया हुआ है, वो परेशान हो गई है, तो वो क्या करती है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत आसान करती है। ठीक है, उस आसान मतलब कि किसी को पैसा लेके चुका वापस भगा देगी, कब शेयर होल्डर्स को, शेयर्स खत्म कम कर देगी शेयर्स को, ऐसा भी कर सकती है, जो कि हम लोग ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन में सीखेंगे। राइटिंग ऑफ वाटर्ड एसेट्स, दोस्तों ये वाटर्ड एसेट नया नाम आपके, ये ध्यान रखिएगा। इफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शो सम एसेट्स हैविंग नी वैल्यू, अगर आपकी बैलेंस शीट कोई एसेट्स की नी वैल्यू शो कर रही है या फिर और ये वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है, देन इट इज एडवाइजेबल टू इफेक्ट चेंजेस इन द कैपिटल, तब ये कहा जाता है भैया कि आप क्या कीजिए, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कीजिए। तो वाटर्ड एसेट मतलब वो एसेट जिनकी वैल्यू क्या होती है, नील होती है, या फिर दोस्तों जिनकी ये वैल्यू बुक वैल्यू से कम होती है दोस्तों। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आता है दोस्तों अंडर कैपिटलाइजेशन, द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी गोज अप, एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी इज हाई, विच इज टू प्रॉब्लम ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन विच शुड बी रिमूव्ड, बोनस से आर इशूड टू गेट रीड ऑफ कैपिटलाइजेशन। दोस्तों दो सिचुएशन होती है, एक होती है अंडर कैपिटलाइजेशन, एक होती है ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो इस बात को हम लोग इस चैप्टर में ही समझेंगे, यहाँ पे समझने का कोई फायदा नहीं है। तो भैया अंडर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इतना अपना हो गया दोस्तों। अब दोस्तों अमाइगेमेशन एंड अब्जॉर्प्शन, अब ये क्या होता है, जब क्या बोलते हैं कंपनी को अपने कभी कभी कंपनी क्या कर देती है, अपने कैपिटल वो कर देती है, दो कंपनी जो जाती है, मान लीजिए ए कंपनी थी प्लस बी कंपनी थी, मिलकर सी कंपनी बन गई, तो अमाइगेमेशन होगा कंपनी का, जैसे आइडिया और वोडाफोन का हुआ था ना। तो भैया इन कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, कभी कभी कंपनी जो है कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर देती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर इशू की या फिर डिबेंचर इशू की, उसको ऑप्शन दिया था कि भैया आप इक्विटी में कन्वर्ट हो जाओगे, जब वो कन्वर्ट होता है तो भैया उनका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी कंपनी करती है ऐसा। तो भैया मोड्स ऑफ चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी कैसे करती है चेंज, यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी रीकैपिटलाइज कर देगी, कंपनी रीफाइनेंस कर देगी, कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कर देगी, ये तीन नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछता नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट नाम याद रखिएगा। ये होता क्या, इसको भी देख लेते हैं। द कंपनी कैन चेंज इस कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर देगी बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को बढ़ा के या फिर घटा के, इसी को बोलते हैं रीकैपिटलाइजेशन, या पैसा और ये क्या जाएगी या पैसा कम कर देगी दोस्तों। ठीक है, रीफाइनेंसिंग, अंडर रीफाइनेंसिंग नो चेंज मेड इन द क्वांटम ऑफ कैपिटल में चेंज नहीं करेगी, बट एडजस्टमेंट करेगी इन द सिक्योरिटीज के अंदर, मतलब शेयर को घटा देगी, बढ़ा देगी, ऐसा कुछ कर सकती है। अब आते दोस्तों रिकंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अंडर रिकंस्ट्रक्शन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी आर चेंज, मतलब दोस्तों कंपनी अपने स्ट्रक्चर में चेंज करेगी, वही प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अगर आप अपने पढ़ा होगा आपने, तो उसी टाइप का एक टॉपिक होता है जिसके अंदर कंपनी अपने आप को इंटरनली ठीक करती है। इंटरनली मतलब जब कंपनी लॉसेस में जाती है तो कंपनी अपने आप को तोड़ मरोड़ के अपने आप को अंदर से ठीक करती है, तो उस सिचुएशन में भी कंपनी क्या करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करती है। ठीक है, आपको पॉइंट रखना है। अब दोस्तों ये जो मैंने ये नीचे बताया गया आपको, ये जो यहाँ पे लिखा गया है, ये क्या है ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का एजम्पशंस है। एजम्पशंस दोस्तों इसका मतलब होता है कि आपको इसको याद रखना है, जब भी आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो जितनी भी थ्योरीज पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग को बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग, मोदी ज्ञानी एंड, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, वो बातें क्या, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो वो आप लोग कभी नहीं समझ सकते।
तो समझते हैं क्या ये द वैल्यू ऑफ फर्म, जो फर्म की वैल्यू होती है, मतलब एक बिजनेस की जो वैल्यू होती है, एक बिजनेस की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है दो बेसिक फैक्टर्स के ऊपर कि कंपनी की अर्निंग कितनी है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। तो इसको याद रखिए पहले ही कि कंपनी की जो वैल्यू होती है, कंपनी की जो मार्केट में कितनी नेट वर्थ है, वो डिपेंड करती है कंपनी के अर्निंग पे, कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म, हमको कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, मतलब कि ये चीज़ें होंगी तभी हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी थ्योरीज हैं काम करेंगी। सबसे पहले केवल दो, मैं आपको बताया ना, केवल दो सोर्सेस होंगे, इक्विटी और डेब्ट। कंपनी का जो टोटल एसेट्स होगा ऑफ अ फर्म गिवन, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी और कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं होगा। जो इंटायर प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग नहीं की जाएगी, कोई भी रिटेन्ड अर्निंग कंपनी नहीं करेगी। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्यूज पढ़ने के टाइम पे हमको इन सब बातों का ध्यान रखना है। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म गिवन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। देर कोई भी कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। द बिजनेस रिस्क कॉम्पेक्शन, जो बिजनेस का रिस्क कॉम्पेक्शन होगा, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। ये सब एजम्पशंस थे। जैसे हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं ना कि ये चीज़ें होंगी तभी ये लागू होगा, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें कठिन है बट आराम से पढ़िए तो समझ जाएंगे। जितना मैंने बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा कितने थ्योरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, उसको किसने दिया है, उस थ्योरी के फॉर्मूले, सीधे क्वेश्चन उनसे पूछेगा, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। थैंक यू सो मच।